Okay, so good afternoon all. Let us start. तो फुटिंग का प्रॉब्लम हम देख रहे थे, बेसिकली आइसोलेटेड फुटिंग का प्रॉब्लम, जो कि है रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग। और यहाँ पे जस्ट एक बार शॉर्ट में हम रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हमने देखा था। आइसोलेटेड फुटिंग, और यहाँ पे वर्टिकल लोड दिया है 600 किलो न्यूटन, बेस साइज है 400 mm बाय 600 mm, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 और ग्रेड ऑफ स्टील Fe415। अब ये दिया है हमारे प्रॉब्लम में। अभी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया हमने? साइज ऑफ फुटिंग। तो साइज ऑफ फुटिंग हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। साइज ऑफ फुटिंग कैलकुलेट करने के लिए हमने 10% लोड हमने अज्यूम किया है कि जो फुटिंग का लोड रहेगा एज अ डेड लोड, वो हमने क्या किया है कि एज अ सिग्मा, मतलब स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड डिवाइड बाय एरिया के हिसाब से हमने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया। और उसके बाद में रेशियो ऑफ बी बाय एल जो कि है कॉलम का B/L का ये जो रेशो है, तो उसके हिसाब से हमने लेंथ और विड्थ कैलकुलेट किया। तो जैसे हमने लेंथ और विड्थ कैलकुलेट किया, हमें एरिया मिल गया, और एरिया के हिसाब से फिर नेट अपवर्ड प्रेशर कितना है वो देखना है हमें। और ये चेक काफी इंपॉर्टेंट है कि जो लेस देन SBC आना चाहिए, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आना चाहिए। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है, हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है। मोमेंट के हिसाब से जो भी कुछ मैक्सिमम मोमेंट आने वाला है, या जो भी कुछ मोमेंट हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसके ऊपर से कितना डेप्थ लगने वाला है। तो मोमेंट हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे दो एक्सिस के ऊपर में, सेक्शन XX जो कि है ये सेक्शन XX, और सेक्शन YY, दोनों भी एज के ऊपर में, मतलब ये जो कॉलम का एज है वहां पे हमने ये कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे मोमेंट हमने कैलकुलेट किया, उसको सेफ्टी फैक्टर से 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मोमेंट हमें मिला है वो है 216 किलो न्यूटन मीटर। और सेकंड मोमेंट जो है वो है सेक्शन YY के ऊपर में 144 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे दोनों मोमेंट के अगर हम चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा मोमेंट कौन सा है, तो ये मोमेंट है। तो ये मोमेंट के लिए डेप्थ कितना लगने वाला है, हमें डेप्थ कितना लगने वाला है, तो वो हमें इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। और मोमेंट के हिसाब से कितना डेप्थ लगने वाला है, तो वो डेप्थ, टोटल डेप्थ है 260 mm। अब ये डेप्थ या फिर वन वे शेयर के लिए और टू वे शेयर के लिए ये डेप्थ सफिशिएंट है कि नहीं, या फिर इससे ज्यादा डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये इक्वेशन तैयार करते हैं, जो कि है शेयर फोर्स का इक्वेशन। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और शेयर स्ट्रेस के लिए हमने इसको इक्वेट किया है ये VU डिवाइड बाय BD के ऊपर से। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमारे पास में मिल जाता है। और ये पेज नंबर 72 और पेज नंबर 73 जो कि IS कोड का कोड है, IS कोड का जो टेबल नंबर 18 और 19 के हिसाब से हमें यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल जाता है। तो इसके ऊपर से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि कितना डेप्थ लगने वाला है। तो वन वे शेयर के लिए जो डेप्थ हमें मिली है, तो वो डेप्थ है लगभग 340 mm। और अभी ये टू वे शेयर के लिए भी सफिशिएंट है कि नहीं, ये हमें चेक करना। तो नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पे जो टू वे शेयर के लिए, ये देखिए यहाँ पे जैसे ये D/2 के हिसाब से यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर पोर्शन तैयार होता है, तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए हमने उसका पेरीमीटर कैलकुलेट किया है और एरिया कैलकुलेट किया है। और उसके ऊपर से कितना पंचिंग शेयर आने वाला है और कितना शेयर स्ट्रेस आने वाला है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ये लगभग हमें जो डेप्थ मिली है वो डेप्थ 340 mm, ये सफिशिएंट है। ये कैसे पता चला हमें कि जो हमने ये शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो है टॉप V, इसकी जो वैल्यू है वो, और ये टॉसी, ये हमने यहाँ पे चेक किया कि इसमें हमें पता चला है कि टॉप V की वैल्यू कम है, उसकी वजह से हमने बोला है कि यहाँ पे जो इफेक्टिव डेप्थ है वो सफिशिएंट है। तो यहाँ तक हमने देखा है लास्ट प्रॉब्लम में। अभी नेक्स्ट इसमें जो हमें मोमेंट और इफेक्टिव डेप्थ के हिसाब से कितना एरिया ऑफ स्टील हमें कैलकुलेट करना है वो देखना है। तो नेक्स्ट पार्ट डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट, ये अब हम देखते हैं। तो डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए यहाँ पे देखिए कि हमें मोमेंट
जो हमारे पास में दो मोमेंट है, एक m1 और एक m2, उसमें से जो मैक्सिमम मोमेंट है वो है m1 u। तो इसको लेके हमें यहाँ पे Fy जो कि है स्टील का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ओके, जो कि 415 एसटी हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद में ये डेप्थ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है और वो है 360 mm। तो 360 mm का डेप्थ हमें यहाँ पे यूज करना है, AST जो कि कैलकुलेट करना है, FY ये 415, उसके बाद में FCK ये तो पता है कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो है वो है 20। विड्थ ये हमने कैलकुलेट किया था स्टेप नंबर 1 में 2000 या 2 मीटर को हमने mm में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में D। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं या एज अ इक्वेशन करके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमें AST जो है एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे हमें मिलेगा। तो एरिया ऑफ स्टील हमें यहाँ पे मिलता है जो कि लगभग 1752 mm। तो अगर हम बीम का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या देखिए कि कॉलम का प्रॉब्लम हो या स्लैब का प्रॉब्लम हो, ये ध्यान में रखिए कि कॉलम को छोड़ के बीम, स्लैब और यहाँ पे जो फुटिंग है ये AST का जो फॉर्मूला है, ये AST का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहता है, जहाँ पे हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ग्रेड ऑफ स्टील, इफेक्टिव डेप्थ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, width of the footing और effective depth of the footing। So area of steel मैक्सिमम मोमेंट के लिए हमें मिलता है लगभग 1752 mm। तो हमारे पास में ऑप्शंस है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं फुटिंग में 10 mm से, 10, 12, 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। इससे ऊपर 10 या 12, ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 20 तक हम जाते हैं। तो ये डायमीटर ऑफ बार कितना, तो यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ बार है वो लगभग हमने 12 mm का हम डिसाइड किया है कि हमें 12 mm डायमीटर ऑफ बार हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना। तो अगर 12 mm डायमीटर ऑफ बार अगर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो कितने नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे फुटिंग में लगने वाला है, तो उसके लिए टोटल AST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, ये फॉर्मूला से हमें लगभग पता चलता है कि लगभग 16 बार्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो 16 बार्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर अगर हम स्पेसिंग से जा सकते हैं या तो फिर नंबर ऑफ बार्स हम दे सकते हैं यहाँ पे, ओके। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें अलोंग द विड्थ हमें करना है, जो कि है 2 मीटर की विड्थ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एरिया ऑफ स्टील, ये M1U के लिए ये मिलता है 1752 mm। और सेम अगर ये इसको अगर हम एक्सचेंज करते हैं विथ M2U, मतलब हमें सेकंड जो मोमेंट है, तो सेकंड मोमेंट लगभग 144 किलो न्यूटन मीटर का जो मोमेंट है, उसके लिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो सेम जो हमने एरिया ऑफ स्टील का जो हमने यहाँ पे मेथड देखा है और नंबर ऑफ बार्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो सेम मेथड से सेम इक्वेशन, सिर्फ हमें एक्सचेंज करना है मोमेंट का वैल्यू, और जो कि है मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे 216 किलो न्यूटन मीटर था, इसको हमने न्यूटन एमएम में कन्वर्ट किया है, तो लगभग 10⁻6 आता है यहाँ पे। और इधर पे 144 × 10⁻6।
फिर से एरिया ऑफ स्टील अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आता है AST2 1175 mm। तो नंबर ऑफ बार्स अगर हम फिर से कैलकुलेट करते हैं, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार। जो डायमीटर ऑफ बार हमने यहाँ पे इसके लिए AST1 के लिए हमने लिया था, सेम बार आप लीजिए, चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम बार लीजिए जो कि 12 mm डायमीटर ऑफ बार। और फिर से नंबर ऑफ बार, अभी यहाँ पे हमने 16 नंबर्स प्रोवाइड किए इन विड्थ ऑफ 2 मीटर। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ बार जो कि आता है 12 नंबर्स, और ये हमें प्रोवाइड करना है along the length। तो दो मोमेंट के लिए M1U और M2U के लिए हमने दो AST कैलकुलेट किए हैं, डायमीटर ऑफ बार और नंबर ऑफ बार। और ये हमें अभी प्रोवाइड करने हैं। उसके लिए उसके पहले हम क्या करना है, हमें यहाँ पे एक चेक हमें देना है कि जो है डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए अगर हम देखते हैं इसका डायमीटर कितना हमने यूज किया है, तो जो है मैक्सिमम डायमीटर जो हमने यूज किया है वो है 12 mm डायमीटर। और टोटल अगर हम डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला है 47 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, उसके हिसाब से लगभग 564 mm इतना आता है। तो कितना लेंथ अभी अभी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर वो हम देखते हैं तो लेंथ अवेलेबल कितना है, यहाँ पे देखिए कि अगर हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं कितना लेंथ अवेलेबल है, तो यहाँ से 1/2 मतलब हाफ ऑफ जो टोटल विड्थ है, विड्थ में से हमने जो कॉलम का विड्थ है, टोटल विड्थ हमने यहाँ से डिडक्ट कर लिया और माइनस कवर, तो ये लगभग आता है यहाँ से जो डेवलपमेंट लेंथ है, मतलब ये सेंटर से लेकर ये एज तक जो लेंथ है उसे बोला जाता है लगभग 740 mm। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो 740 mm ये लेंथ यहाँ तक अवेलेबल है। और जो हमें प्रोवाइड करना है या मिनिमम लेंथ कितना है, तो वो है 564 mm। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ मतलब इस सेंटर से लेकर एज तक का जो लेंथ है, जो लगभग 740 mm अवेलेबल है, और हमें कितना नेसेसरी है, तो वो है सिर्फ 564 mm। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लिया। और जो नेक्स्ट चेक है जो है चेक फॉर ट्रांसफर ऑफ लोड एट द बेस। अब ये तो पता है कि बीम का जो लोड है वो जाता है कॉलम के ऊपर में, और कॉलम का लोड जाता है फुटिंग। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है, जो कॉलम का लोड जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये एज के ऊपर में, तो ये प्रॉपर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, या उतना स्ट्रेस वो जो फुटिंग हमने प्रोवाइड किया है वो प्रॉपरली ले सकता है कि नहीं, ये हमें चेक करना। तो उसके लिए अगर हम ये IS 456 का पेज नंबर 65 पे जाते हैं, और यहाँ पे क्लॉज नंबर 34.4 के हिसाब से हम देख सकते हैं कि बियरिंग स्ट्रेस मतलब यहाँ पे जो लोड आने वाला है इस जोन में, तो यहाँ पे परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस कितना है, तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ये लगभग आता है 0.45 FCK into √A1/8। So just a minute,
आईएस कोड हम देख लेते हैं। ओके, सो एज पर ये आईएस कोड क्लॉज नंबर 34.4 जो कि है ट्रांसफर ऑफ लोड एट द बेस ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितना बेयरिंग प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो बेयरिंग प्रेशर जो डेवलप हो रहा है तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है कि बेयरिंग प्रेशर ये परमिसिबल जो बेयरिंग स्ट्रेस है और मल्टीप्लाई करते हैं हम ये वैल्यू इक्वल टू √A1/2। यहाँ पे √A1/2 मतलब जो बेयरिंग पार्ट है, सपोर्टिंग एरिया ऑफ बेयरिंग ऑफ फुटिंग और लोडेड एरिया एट द कॉलम बेस। तो ये पार्ट मतलब लगभग ऑलमोस्ट ये देखना है हमें कि √A1/2 मतलब ये A1 और A2 जो फुटिंग का पार्ट यहाँ पे सपोज कि ये कॉलम है और ये जो एज का पार्ट है, कभी कभी हम स्लोप फुटिंग देते हैं, कभी कभी स्टेप फुटिंग देते हैं। तो वहां पे जो एरिया ऑफ द लोअर बेस रहता है तो वो हमें लेना होता है। तो यहाँ पे तो स्टेप फुटिंग नहीं है, तो जो एरिया यहाँ पे A1 और A2 मतलब सपोर्टिंग एरिया फॉर बेयरिंग ऑफ फुटिंग और लोडेड एरिया एट द कॉलम बेस, ये हम अज्यूम करते हैं ये इक्वल है। और इसके हिसाब से देखिए कि परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है, तो परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि फॉर लिमिट स्टेट मेथड परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस ये कितना है 0.45 टाइम्स FCK। तो FCK मतलब जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस हमें चेक करना है, तो उसके लिए 0.45 टाइम्स FCK। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो 0.45 टाइम्स FCK और ये अगर हम A1/2 ठीक है, ये A1/2 हम ज्यादा से ज्यादा 2 तक ले सकते हैं। मतलब इधर हम अज्यूम कर सकते हैं ये इक्वल है या फिर ये ज्यादा से ज्यादा 2 तक हम ले सकते हैं, या इसकी जो वैल्यू है √A1/2 की जो वैल्यू है ये 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे जो परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू आता है, अगर हम √A1/2 अगर 2 लेते हैं तो ये आता है परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस लगभग 18 न्यूटन पर mm। मतलब इतना बेयरिंग स्ट्रेस परमिसिबल है, लेकिन एक्चुअल बेयरिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है। तो उसके लिए स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पे हम ये कॉलम का एरिया, ये देखिए यहाँ पे जो बेस पे हम कॉलम का एरिया लेने वाले हैं
कैलकुलेशन के लिए, जो कि है 400 mm बाय 600 mm, और टोटल लोड कितना है 600 किलो न्यूटन। उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो कि 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका जो वैल्यू आता है लगभग 2.5 न्यूटन पर mm²। ये लेस देन परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस। तो एक्चुअल बेरिंग स्ट्रेस, ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअल बेरिंग स्ट्रेस परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस से कम आना चाहिए। ये अगर ओके है तो ठीक है, फिर जो भी कुछ हमने अज्यूम किया है, अजम्पशंस लिए हैं हमने, तो वो प्रॉपर है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये तो होता नहीं है कि चेक फॉर ट्रांसफर ऑफ द लोड ये ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो जाता है। अगर इनकेस ये अनसेटिस्फाई होता है तो वो केस में आप सिंपली ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज कर दीजिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर आपने M20 लिया है, M20 में अगर फेल हो रहा है तो गो फॉर M25, गो फॉर M30। ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दीजिए, FCK बढ़ जाएगा, परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशंस किए थे कि एरिया ऑफ स्टील के लिए 12 mm डायमीटर ऑफ बार जो कि 16 नंबर, और 12 mm डायमीटर ऑफ बार जो कि 12 नंबर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए अगर हम डिटेल ऑफ एनफोर्समेंट देखते हैं, ध्यान में रखिए कि जो ये फुटिंग है, तो यहाँ पे बॉटम रेनफोर्समेंट ये हमें प्रोवाइड करना है बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हमें प्रोवाइड करना है, अलोंग द लेंथ और अक्रॉस द लेंथ के लिए, ये बोल सकते हैं अलोंग द लेंथ और अलोंग द विड्थ। तो ये देखते हैं कि 12 mm डायमीटर ऑफ बार्स 16 नंबर, जहाँ पे ये टोटल जो विड्थ है, ये अगर 2 मीटर है, ओके, और ये लगभग 3 मीटर। तो यहाँ पे हमने ये 12 mm डायमीटर जो कि है 16 नंबर, ओके, ये हमने ये लॉन्जिट्यूडिनली प्रोवाइड किया हुआ है, और 12 mm डायमीटर ऑफ बार जो कि है इन 12 नंबर्स, ये हमने अक्रॉस प्रोवाइड किया। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? मोमेंट के हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया है। मोमेंट के हिसाब से जो मैक्सिमम मोमेंट है उसके लिए जितना रेनफोर्समेंट लगने वाला है, तो रेनफोर्समेंट के हिसाब से हमने नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट किया। तो नंबर ऑफ बार्स के लिए, नंबर ऑफ बार्स हमें 12 mm डायमीटर ऑफ बार के लिए 16 नंबर्स लगते हैं, और 12 mm डायमीटर ऑफ बार्स 12 नंबर्स लगते हैं। और इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये तो ऑप्शनल है कि टेस्ट फॉर डेवलपमेंट लेंथ और ये चेक फॉर ट्रांसफर ऑफ लोड एट द बेस, ठीक है। अगर इसको आप ओमिट करते हैं तो जहाँ पे आपका एरिया ऑफ स्टील आपने का कैलकुलेट कर दिया है, वहाँ पे डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट आप डायरेक्टली ड्रॉ करके यहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो आइसोलेटेड फुटिंग है उसका डिजाइन हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या गिवन पार्ट है, वर्टिकल लोड, साइज ऑफ द कॉलम, SBC, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील। देन नेक्स्ट पार्ट में साइज ऑफ फुटिंग हमें कैलकुलेट करना है।
साइज ऑफ फुटिंग कैलकुलेट करने के बाद में हमें चेक करना है कि नेट अपवर्ड प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं। फिर दो मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है, एक बेंडिंग कंप्रेशन के लिए अलोंग द सेक्शन एक्स एक्स और अलोंग द सेक्शन वाई वाई, और यहाँ पे जो मोमेंट मैक्सिमम है उसको लेकर हमें इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है तो वो डेप्थ वन वे शेयर और टू वे शेयर के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। एक बार फिर से बता देता हूँ, वन वे शेयर और टू वे शेयर। तो यहाँ पे ये कॉलम के एज से अगर हम इफेक्टिव डेप्थ ये पार्ट अगर हम लेते हैं तो ये क्रिटिकल सेक्शन है वन वे शेयर के लिए, ये साइड में भी और ये साइड में भी। तो उसके लिए मतलब ये शेयर में फेल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें चेक करना है फेल्योर पैटर्न। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर यहाँ से 45 डिग्री का अगर हम एंगल लेते हैं तो इस तरह से फेल्योर पैटर्न बनता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो डेप्थ है वो डेप्थ सफिशिएंट है कि नहीं, ये हमें चेक करना होता है। और उसी तरह से टू वे शेयर, जिस तरह से पंचिंग मशीन काम करती है अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, तो हमें पता है कि सॉइल यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर दे रहा है, कॉलम से वर्टिकल लोड आ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे टू वे शेयर या फिर हम बोल सकते हैं पंचिंग शेयर यहाँ पे डेवलप होता है। तो ये जो एरिया है ये क्रिटिकल एरिया है, और ये एरिया के लिए हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर डेप्थ हमने दिया है कि नहीं। तो ये वन वे शेयर के लिए और ये टू वे शेयर के लिए, ये दोनों चेक अगर आपके आ गए तो डेफिनेटली जो डेप्थ है वो प्रॉपर। तो ये वन वे शेयर के लिए चेक कर दिया, टू वे शेयर के लिए चेक कर दिया, जो मैक्सिमम मोमेंट है या जो दो मोमेंट्स हमें मिल रहा है तो उसके लिए हमने यहाँ पे AST कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे किसको कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, और अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में। अटेंडेंस का लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है, अटेंडेंस मार्क करके आप लीव कर सकते हैं। जिनको कुछ भी डाउट है तो वो यहाँ पे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हाँ येस, हे PDF डेफिनेटली आज उद्यामध्ये मी ते कम्प्लीट करून टाकेल। माझे काही ते मागचे व्हिडिओ सुद्धा राहिलेले आहेत अपलोड करायचे, आणि हे PDF दोन्ही पण अपलोड होऊन जातील आज किंवा जास्तीत जास्त उद्यामध्ये। PDF आणि व्हिडिओ दोन्ही पण अपलोड, डोंट वरी।